हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। उसका गाइस आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है गाइस द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। चलिए समझते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789। तो गाइस, पहली बार जो नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन था वो कहाँ से आया? फ्रेंच रिवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था वहाँ से आया, ठीक है। ये आप पहली बात याद रखोगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। अगर आपको याद होगा तो 1789 में फ्रांस क्या था? पूरी तरीके से एक टेरिटोरियल स्टेट हुआ करता था, यानी कि वहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्क था, यानी पूरी तरीके से राजा रजवाड़ों का शासन चलता था, ठीक है। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। अब गैस यहाँ पर क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया फ्रांस की क्रांति से, वो था पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। इस चेंज से क्या हुआ? जो फ्रांस की जो मोनार्क सिस्टम था, राजा रजवाड़ों का जो शासन चलता था, वो कन्वर्ट होके आ गया सोवेनिटी में, यानी कि डेमोक्रेटिक का रूप ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रांस के जो सिटीजन थे वही हैंडल करने लगे, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, ठीक है। मोनार्की से कन्वर्ट होके कहाँ आ गया? सोवेनिटी में आ गया, पावर में आ गया। पावर मिला किसको? सिटीजन के हाथों पावर चला गया, ठीक है। अब राजा के पास शासन का हाथ नहीं रहा, राजा के पास पावर नहीं रहा, ठीक है। किसके पास चला गया? सिटीजन ऑफ फ्रांस के पास चला गया, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग सोवेरेनिटी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and set its destiny। और फ्रांस के रिवोल्यूशन से ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि फ्रांस के लोग ही अब इस नेशन के कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इस नेशन को बनाएंगे, इसका भविष्य का निर्धारण वही लोग करेंगे, फ्रांस के सिटीजन लोग ही करेंगे, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल या फ्रेंच सिटीजन, ठीक है। तो गाइज, जैसे ही फ्रांस की क्रांति हुई तो इसके स्टार्टिंग में जो क्रांतिकारी लोग थे फ्रांस के, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किए। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट था सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब फ्रांस के लोगों में एक सोच पैदा करना, फ्रांस के लोगों को इकट्ठा करना, फ्रांस के लोगों को एक सूत्र में बांधना, ठीक है। ये होता है हम लोग का सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। आगे है द आइडिया ऑफ ला पैट्री, यानी कि फादरलैंड, ली सिटीओन यानी सिटीजन, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। दूसरा बात क्या हुआ? ये जो आइडिया ऑफ ला पैट्री था, जो फादरलैंड था, और जो द ली सिटीओन था यानी सिटीजन था, उनमें एक जोर दिया गया कि अब क्या होगा, आपको संविधान द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आपको इक्वल राइट दिया जाएगा, ठीक है। सभी को समान अधिकार मिलेगा और आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, ये ऐसा एम्फेसिस किया गया, ऐसा जोर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं गाइज। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ जो मैं पढ़ूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सेट होके आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। कौन कौन से चेंजेस होके आया फ्रेंच रिवोल्यूशन में, ठीक है। तो ये सब चेंज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सब सुनो उसको और समझो। तो गाइज जो फ्रेंच का तो गाइज जो फ्रांस की क्रांति हुई, इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या था? फ्रांस का अपना ट्राई कलर आ गया, ठीक है। किसको हटा दिया गया? जो पहले रॉयल स्टैंडर्ड के जो झंडे थे, ठीक है, जो फ्लैग थे राजा रजवाड़ों का, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड
by the body of active citizens and renamed the National Assembly। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टर्म हो गया, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ स्टेट जनरल का फॉर्म होना, ठीक है। फ्रांस क्रांति से क्या हुआ, स्टेट जनरल फॉर्म किया गया और इसका इलेक्शन होता था। यहाँ के जो फ्रांस के जो नागरिक थे, एक्टिव सिटीजन थे, उसके द्वारा इलेक्शन होके इसका निर्माण होता था स्टेट जनरल का, ठीक है। और इसका पुनः नाम दिया गया नेशनल असेंबली, ठीक है। तो गाइज आज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो इंडिया में दो हाउस है, ठीक है। एक हम लोग का लोअर हाउस है, एक हम लोग का अपर हाउस है, ठीक है। तो गाइज जैसे कि लोकसभा बोलते हैं हम लोगों को, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो इसमें जो मेंबर है सीएम पद के लिए, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के लिए, ठीक है, और पीएम पद के लिए, प्राइम मिनिस्टर पद के लिए, ठीक है, इसका इलेक्शन कौन करता है। तो यहाँ के जो इंडिया के जो एक्टिव पीपल लोग हैं, ठीक है, एक्टिव पीपल लोग हैं जिसका एज 18 से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, वो लोग वोटिंग करता है और इसका इलेक्शन करता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं कौन सा चेंज हुआ। द न्यू हैम्स वेयर कंपोज्ड, oath taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation। अगला चेंज क्या था गाइज, देखो फ्रांस में नया संगीत, नया राष्ट्रीय गान कंपोज किया गया, ठीक है, नया शपथ लिया गया और शहीदों को देश के नाम पे याद किया गया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन within its territory। Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted। तो गाइज फ्रांस की क्रांति ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया, वो था सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब क्या होता था, एक ही जगह पर केंद्रित होकर शासन को हैंडल किया जाता था, ठीक है। अब शासन की जो बागडोर था, शासन का जो सिस्टम था, अब शासन का जो सिस्टम था वो बटा हुआ नहीं था, ठीक है। अब एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया गया और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, सभी लोगों के लिए, फ्रांस के लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉ लाया गया, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, फ्रांस के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉ लाया गया, ठीक है। एक कानून लाया गया, सभी के लिए एक कानून बनाया गया जो कि सभी टेरिटरी में लागू होता था, ठीक है। जो इंटरनल कस्टम था, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ था और जो ड्यूज़ थे सभी को हटा दिया गया, जो राजा रजवाड़ों ने लगाया था, ठीक है, सबको हटा दिया गया। जो टैक्स सिस्टम था सबको हटा दिया गया और किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए एक ही वेट लाया गया, एक ही वेट सिस्टम लाया गया, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। Regional dialects were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation। अगला चेंज था बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या था, जो रीजनल डायलेक्ट्स था, जो बोलचाल की जो भाषा थी, ठीक है, उसको हटा दिया गया, डिस्करेज कर दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो फ्रेंच था उसको उसको ज़्यादा महत्व दिया गया, उसको करेज दिया गया और इसी को कॉमन लैंग्वेज के रूप में बनाया गया देश के लिए, फ्रांस के लिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रेंच reached the different cities of Europe, students and other members educated middle class began setting up Jacobean clubs। तो क्या जैसे ही फ्रांस की जो क्रांति का न्यूज़ लगातार फैलता गया यूरोप के हर एक क्षेत्र में, ठीक है, वैसे ही जो स्टूडेंट लोग थे और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने जैकोबियन क्लब सेटिंग करना स्टार्ट कर दिए। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into the Holland, Belgium, Switzerland, much of Italy in 1790। अब उनका परिणाम क्या हुआ, जैसे ही न्यूज़ फैलता गया और लोग जैकोबियन क्लब सेटिंग कर दिए, उससे क्या हुआ, फ्रेंच आर्मी को एक रास्ता मिल गया, ठीक है। अब ये मूव कर गया हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में और काफ़ी ज़्यादा इटली में पहुंच चुका था 1790 में। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टू अब्रॉड।
तो जैसे ही फ्रांस की क्रांतिकारी वॉर स्टार्ट हुआ, वैसे ही फ्रेंच का जो आर्मी थी उनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को विदेशों तक फैलाना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, बहुत से लोग जान पाए कि फ्रांस में भी क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, इससे एक रास्ता मिल गया फ्रेंच की आर्मी को बहुत दूर दूर तक जाने के लिए। नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो गाइज ये जो नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने बहुत से रिफॉर्म लाया था फ्रांस में। ठीक है, जो कि ऑलरेडी वो इंट्रोड्यूस कर चुका था फ्रांस में। अब यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आता है नेपोलियन कोड। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन का आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए समझाता हूँ मैं आपको ये नेपोलियन कोड क्या था। ठीक है, द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड, did away with all privilege based on birth, established equality before the law, and secured the right to property। तो गाइस ये सिविल कोड 1804 था जो कि लाया गया नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा। इसको हम लोग नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रिविलेज था, लेकिन कैसा था, बर्थ पे आधारित था। ठीक है, बेस्ड ऑन बर्थ पे था। इसको इस्टेब्लिश किया गया इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, सभी के लिए इक्वलिटी था, सभी लोगों के लिए इक्वल था लॉ के मुताबिक। एंड उसके प्रॉपर्टी टू राइट को भी ये सिक्योर करता था, यानी राइट टू प्रॉपर्टी को भी ये सिक्योर करता था ये कोड। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल इन डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड। इट एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। तो गैज इस कोड को बहुत दूर दूर तक एक्सपोर्ट किया गया, जो कि फ्रेंच के कंट्रोल में था। जैसे कि डच में गया, ये डच रिपब्लिक में गया। ठीक है, तो गाइस इस कोड को बहुत जगह एक्सपोर्ट किया गया जो कि फ्रेंच के कंट्रोल में था, जैसे कि डच रिपब्लिक द्वारा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसको एंजॉय किया गया न्यू फाउंड ऑफ फ्रीडम के रूप में। ठीक है, बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। तो फ्रेंड ये जो बिजनेसमैन लोग थे और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर लोग थे गुड्स का, ठीक है, इन्होंने एहसास किया कि ये यूनिफॉर्म लॉ है, एक प्रकार की लॉ है, सबको यूनिफॉर्म चलना है इस लॉ से। ठीक है, और इसमें स्टैंडर्डाइज वेट्स है, एक ही प्रकार की वेट है चीज़ों को मापने के लिए, वस्तु को मापने के लिए। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक कॉमन नेशनल करेंसी है, एक ही प्रकार की करेंसी चलती है यहाँ पर। ठीक है, जो जिससे क्या हुआ कि जो गुड्स थे और जो कैपिटल थे उसका जो एक्सचेंज था, ये उसका जो मूवमेंट था वन रीजन टू अनदर रीजन, बहुत ही आसान हो गया। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। हाउ एवर इन the areas conquered, the reaction of the local population to French rules were mixed. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed at harbingers of liberty। तो गाइस ये जो सिविल कोड था वो शुरू में बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा था। ठीक है, सभी लोग इसका अच्छा रिएक्शन दे रहे थे, लेकिन बहुत से ऐसे एरिया था, खासकर लोकल पॉपुलेशन जो थे फ्रेंच के, वो लोग बोल रहे थे कि ये रूल बनाया गया है ये मिक्स्ड है। ठीक है, मिला हुआ है। और शुरू में खासकर हॉलैंड में हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, और बहुत सारे एरिया थे, बहुत सारे सिटीज़ थे, जैसे ब्रसेल्स हो गया, मेंज हो गया, मिलान हो गया, वार्सो हो गया। और फ्रेंच आर्मी, यहाँ तक फ्रेंच आर्मी ने इसको वेलकम किया, इस प्रकार के रूल को, सिविल कोड को वेलकम किया, स्वागत किया। ठीक है, चलिए आगे समझते हम लोग। बट इन द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न्ड टू हॉस्टिलिटी एज इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव arrangement did not go hand in hand with political freedom, increased taxation, censorship, forced
conscriptions into the French armies required to conquer the rest of Europe all seem to outweigh the advantages of the administrative changes. अब गैस यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में सेट होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है। अभी हम देखे थे कि जो सिविल कोड था, ठीक है, जो नेपोलियन कोड बोलते हैं, ठीक है, ये किसी किसी जगह काफ़ी पॉपुलर था और बहुत सारी जगह हम अभी रिएक्शन चल रहा था कि ये मिक्स्ड लॉ है, ठीक है, लोग इसको अच्छा नहीं मान रहे थे। वही इसका रिएक्शन है। देखो, कुछ समय के लिए तो काफ़ी अच्छा था रूल, लेकिन अब ये दुश्मनी में चेंज कर गया, ठीक है। इससे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो शासन की जो नीति लाया गया था, रूल लाया गया था, ये कदम से कदम मिला के लोगों के साथ नहीं चल पा रहा था, फ्रेंच पीपल के साथ में नहीं चल पा रहा था, ठीक है। हुआ क्या, टैक्सेशन बढ़ा दिया गया, ठीक है, टैक्स का जो अमाउंट था वो बढ़ा दिया गया, ठीक है। सेंसरशिप हो गया, मतलब कि किसी एक के बोलने से ही सारी बातें हो जाती थी, ठीक है। यहाँ पर लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रहा था, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट था, सबसे गड़बड़ था। और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों को ज़बरदस्ती, ठीक है, लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती होने के लिए ढकेल दिया जाता था, ठीक है, ताकि बाकी के जो यूरोप के जो टेरिटरी थे उन पे विजय हासिल किया जाए, उन पे कंकर हासिल किया जाए।